एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल और हिस्टोरिक सीन से। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा टाउन जहां हजारों लोग जमा होते हैं। हर तरफ मरीन्स खड़े होते हैं और एटमॉस्फेयर बहुत सीरियस होता है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं क्योंकि आज दुनिया के सबसे डेंजरस और फेमस पायरेट की एग्जीक्यूशन होने वाली होती है। फिर हमें एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान चेन्स में बंधा खड़ा होता है, गोल्ड डी रॉजर। ये वो इंसान होता है जिसे दुनिया किंग ऑफ द पायरेट्स के नाम से जानती थी। कहते हैं कि उसने ग्रैंड लाइन कन्वर्ट कर ली थी और पूरी दुनिया के समंदर एक्सप्लोर किए थे। उसके पास इतना ट्रेजर था कि लोग उसकी दौलत इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। एग्जीक्यूशन के वक्त भी उसके फेस पर फियर नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल काम खड़ा होता है। फिर भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाता है, वन पीस कहाँ है? तुम्हारा ट्रेजर कहाँ छुपा हुआ है? और इसी वक्त रॉजर के फेस पर हल्की सी स्माइल आती है। फिर वो कहता है, मेरा खजाना अगर चाहिए तो ढूंढ लो, मैंने सब कुछ उस जगह छुपा दिया है। और बस उसकी ये लाइन पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। उसकी एग्जीक्यूशन के बाद लोगों के अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाता है। हर इंसान समुंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। सब एक ही चीज चाहते हैं, वन पीस ट्रेजर। इसी मोमेंट से ग्रेट पायरेट एरा ऑफिशियली स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं एक पायरेट शिप तूफानी समुंदर में सेल कर रहा होता है। आसमान पर काले बादल होते हैं और समुंदर की लहरें शिप को जोर जोर से हिला रही होती हैं। शिप के पायरेट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं और वेदर की वजह से काफी परेशान लग रहे होते हैं। फिर हमें शिप का कैप्टन दिखाया जाता है, अलविदा। ये एक क्रूअल और एरोगेंट पायरेट कैप्टन होती है। उसके हाथ में एक बड़ा आयरन क्लब होता है और वो अपने क्रू को सिर्फ फियर से कंट्रोल करती है। वो इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है कि हर वक्त अपनी तारीफ सुनना पसंद करती है। उसका क्रू उससे इतना डरता है कि कोई उसकी तरफ प्रॉपर्ली देखने की भी हिम्मत नहीं करता। इसी शिप पर एक छोटा सा पिंक हेयर वाला लड़का भी होता है जिसका नाम है कोबी। वो दूसरे पायरेट्स की तरह लाउड या डेंजरस नहीं होता, बल्कि वो बहुत वीक और डरा हुआ लगता है। वो शिप साफ कर रहा होता है और हर वक्त घबराया हुआ रहता है। फिर हमें पता चलता है कि कोबी असल में पायरेट नहीं है। वो 2 साल पहले गलती से अलविदा के शिप पर आ गया था और तब से जबरदस्ती उसके लिए काम कर रहा है। कोबी अंदर ही अंदर एक ड्रीम रखता है। वो मरीन बनना चाहता है। वो अच्छा इंसान बनना चाहता है जो लोगों की हेल्प करे, लेकिन वो इतना वीक और कावर्ड होता है कि अपना ड्रीम ओपनली बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उससे डर होता है कि अगर अलविदा को पता चल गया तो वो उससे मार देगी। इसी बीच शिप के पायरेट्स को समुंदर में एक बड़ा बैरल तैरता हुआ नजर आता है। पहले सब कंफ्यूज होते हैं कि तूफान के बीच बैरल यहाँ कैसे आया। फिर कुछ पायरेट्स उसे हुक की मदद से शिप पर खींच लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसमें ट्रेजर या शराब होगी। सब पायरेट्स एक्साइटेड होकर बैरल के आसपास जमा हो जाते हैं। जैसे ही वो उसे खोलते हैं, अंदर से एक लड़का अचानक जंप मारकर बाहर निकलता है। सब पायरेट्स डर कर पीछे हट जाते हैं और यहाँ होती है हमारे मेन कैरेक्टर मंकी द लफी की एंट्री। उसके फेस पर एक ह्यूज स्माइल होती है और बिल्कुल भी फियर नहीं होता। वो आसपास डेंजरस पायरेट्स को देखकर भी बिल्कुल पैनिक नहीं करता, बल्कि उसका पहला डायलॉग होता है, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर पायरेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा पागल है या फियरलेस। फिर कुछ पायरेट्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी कैजुअली बच जाता है। इसी बीच कोबी उसे एक साइड पर ले जाता है और धीरे से पूछता है कि वो कौन है। तब लूफी स्माइल करते हुए बताता है कि उसकी बोट तूफान में डिस्ट्रॉय हो गई थी और सर्वाइवल के लिए वो बैरल के अंदर छुप गया था। कोबी उससे पूछता है कि क्या वो भी पायरेट है, और लूफी प्राउडली कहता है, हाँ मैं पायरेट हूँ। ये सुनकर कोबी और ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर दोनों की प्रॉपरली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। कोबी धीरे धीरे लफी को अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि वो असल में पायरेट बनना नहीं चाहता, बल्कि उसका ड्रीम मरीन बनना है, लेकिन वो इतना वीक है कि कभी हिम्मत कंची नहीं कर पाया। लफी ये सब सुनकर बिल्कुल सिंपल रिएक्शन देता है। फिर वो कैजुअली अपना ड्रीम बताता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये लाइन सुनते ही कोबी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि पायरेट किंग बनना दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल ड्रीम माना जाता है। ग्रैंड लाइन डेंजरस मॉन्स्टर्स और पावरफुल पायरेट से भरी हुई होती है, लेकिन लूफी के फेस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। वो ये बात इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि एक दिन वो जरूर पायरेट किंग बनेगा। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि लूफी ने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसका नाम दमगम फ्रूट होता है। इस फ्रूट की वजह से उसका पूरा बॉडी रबर बन गया होता है। वो अपने हाथ पैर स्ट्रेच कर सकता है और नॉर्मल अटैक्स उस पर काम नहीं करते। कोबी उसकी पावर्स देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को ऐसी पावर्स यूज करते हुए देखा होता है।
इसी वक्त शिप पर हंगामा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अलविदा को पता चल जाता है कि कोई अननोन बंदा शिप पर घुस आया है। वो गुस्से में अपना आयरन क्लब उठाती है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है। उसका क्रू डर के मारे कांपने लगता है। फिर यूजुअल की तरह अलविदा अपना फेवरेट सवाल पूछती है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? पूरा क्रू डर के मारे फौरन चिल्लाता है, कैप्टन अलविदा। सब झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सच बोल सके। फिर अलविदा की नज़र लूफी पर पड़ती है और वो उससे भी सेम सवाल पूछती है। लेकिन यहाँ सीन और फनी हो जाता है क्योंकि लूफी बिना डरे सीधा जवाब देता है, तुम एक मोटी बुढ़िया हो। एक सेकंड के लिए पूरा शिप बिल्कुल खामोश हो जाता है। क्रू वालों की आंखें शौक से खुल जाती हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक अलविदा को ऐसे इंसल्ट नहीं किया होता। अलविदा का फेस गुस्से से लाल हो जाता है और वो फौरन अपना बड़ा आयरन क्लब लेकर लूफी पर अटैक करती है। लेकिन लूफी बिल्कुल नहीं डरता। वो स्माइल करता है और अपना हाथ पीछे स्ट्रेच करता है। कोबी ये सब देखकर पैनिक कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि लूफी मर जाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड लूफी फुल स्पीड से अपना अटैक यूज करता है। उसका रबर पूंछ डायरेक्टली अलविदा को लगता है और वो हवा में उड़कर शिप से बाहर समुंदर में जा गिरती है। ये देखकर पूरा क्रू शॉक में चला जाता है। उन्होंने पहली बार किसी को अलविदा को इतनी आसानी से हराते हुए देखा होता है। फिर क्रू के पायरेट्स डरकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी लूफी से फाइट करने की हिम्मत नहीं करता। इस मोमेंट के बाद कोबी के अंदर भी हिम्मत आती है। वो फाइनली लाउड वॉइस में एक्सेप्ट करता है कि वो मरीन बनना चाहता है। लूफी उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि अगर वो सच में मरीन बनना चाहता है तो उसे अपने ड्रीम के लिए फाइट करनी होगी। इस बोट में मंकी डी, लूफी और कोबी ट्रैवल कर रहे होते हैं। समुंदर बिल्कुल काम होता है और आसमान भी क्लियर होता है। हल्का हल्का हवा का झोंका चल रहा होता है और बोट पानी के साथ स्मूथली मूव कर रही होती है। कोबी बोट के पीछे बैठा उससे कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि लूफी बोट के फ्रंट पर पैर क्रॉस करके रिलैक्स्ड स्टाइल में बैठा होता है। वो आसमान और समुंदर को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, जैसे उसका ड्रीम फाइनली स्टार्ट हो चुका हो। कुछ सेकेंड्स तक दोनों सिर्फ ट्रैवल करते रहते हैं। फिर कोबी धीरे से लूफी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसके क्रू में ऑलरेडी लोग हैं। लूफी बिना किसी टेंशन के सीधा जवाब देता है कि नहीं, अभी उसका कोई क्रू नहीं है। फिर वो एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि वो दुनिया का ग्रेटेस्ट पायरेट क्रू बनाएगा। ये बोलते वक्त उसके फेस पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। फिर वो कैजुअली कहता है कि उसे सबसे पहले एक स्वॉर्ड्समैन चाहिए होगा। ये बात सुनते ही कोबी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो फौरन एक नाम लेता है, रोरोनोआ ज़ोरो। जैसे ही लूफी ये नाम सुनता है उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वो फौरन पूछता है कि क्या ज़ोरो स्ट्रॉन्ग है। तब कोबी उससे बताता है कि ज़ोरो एक फेमस बाउंटी हंटर है जिसे पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि लोग ज़ोरो से बहुत डरते हैं और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स इतनी डेंजरस हैं कि नॉर्मल इंसान उसके सामने टिक नहीं पाता। कोबी ये भी कहता है कि कुछ लोग उससे मॉन्स्टर बुलाते हैं। ये सब सुनकर लूफी बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उसके फेस पर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि अगर ज़ोरो इतना स्ट्रॉन्ग है तो उससे उसके क्रू में होना चाहिए। कोबी हैरान हो जाता है क्योंकि नॉर्मली लोग ज़ोरो का नाम सुनकर डर जाते हैं, जबकि लूफी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है। इसके बाद बोट धीरे धीरे एक आइलैंड के पास पहुंचती है। जैसे ही आइलैंड नजर आता है हमें एक बड़ा मरीन बेस भी नजर आता है जो आइलैंड के सेंटर में बना होता है। बेस पर मरीन का सिंबल लगा होता है और हवा में मरीन फ्लैग्स लहरा रहे होते हैं। कोबी थोड़ा नर्वस हो जाता है और लूफी को वार्न करता है कि अगर मरीन्स को पता चल गया कि वो पायरेट है तो वो फौरन उससे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन लूफी यूजुअल तरीके से बिल्कुल काम होता है। वो कैजुअली आइलैंड पर उतरता है और टाउन की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। टाउन में एंटर होते ही हमें नॉर्मल लोग नजर आते हैं। कुछ लोग शॉप्स चला रहे होते हैं, कुछ रोड पर चल रहे होते हैं और कुछ लोग अपना डेली काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनके फेसेस को ध्यान से देखो तो लगता है कि सब लोग थोड़े डरे हुए हैं, जैसे टाउन में कोई पावरफुल इंसान हो जिससे सब फियर करते हों। लूफी इधर उधर क्यूरियोसिटी से देख रहा होता है, जबकि कोबी अब भी टेंशन में होता है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक वॉल के पास खड़े चुप चुप कर किसी को देख रहे होते हैं। लूफी क्यूरियोसिटी में उनके पास जाता है और वॉल के ऊपर से देखता है। यहाँ पहली बार हमें
रोरोनोआ जोरो दिखाई देता है। जोरो एक वुडन पोल से टाइटली बंधा होता है। उसके दोनों हाथ रोप से बंधे होते हैं और वो धूप के नीचे बैठा होता है। लग रहा होता है कि उसे बहुत टाइम से खाना और पानी नहीं मिला। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी उसके फेस पर वीकनेस या फियर नहीं होता। वो बिल्कुल काम और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा होता है, जैसे उससे किसी चीज का डर ही ना हो। कोबी धीरे से लूफी को बताता है कि ये ही पायरेट हंटर जोरो है और मरीन्स ने उसे पकड़ा हुआ है। लूफी उसे ध्यान से देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि ये बंदा उसके क्रू में परफेक्ट रहेगा। इसी वक्त हमें एक छोटी लड़की नजर आती है। वो अपने हाथ में एक प्लेट पकड़े होती है जिसमें राइस बॉल्स होते हैं। वो धीरे धीरे जोरो की तरफ चल रही होती है। लड़की क्लियरली नर्वस होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जोरो के पास जाती है। वो धीरे से कहती है कि उसने स्पेशली उसके लिए राइस बॉल्स बनाए हैं, क्योंकि उससे पता है कि जोरो बहुत टाइम से भूखा है। जोरो उसकी तरफ देखता है और उसे मना करता है। वो कहता है कि अगर मैरिन्स ने देख लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन लार्की फिर भी उसके पास राइस बॉल्स रख देती है। तभी अचानक वहाँ हेलमेपो आ जाता है। उसके साथ कुछ मरीन्स भी होते हैं। हेलमेपो का एटीट्यूड बहुत एरोगेंट होता है। वो फौरन उस छोटी लार्की का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो राइस बॉल्स को देखकर डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन देता है और जानबूझकर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। राइस बॉल्स मिट्टी में गिरकर खराब हो जाते हैं। छोटी लार्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से वो राइस बॉल्स बनाए होते हैं। हेलमेपो उसे डरा कर वहाँ से भेजने लगता है, लेकिन फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है। जोरो नीचे गिरे हुए राइस बॉल्स को उठाता है और उन्हें खाना स्टार्ट करता है। वो बिना कंप्लेन किए मिट्टी लगे राइस बॉल्स खा लेता है। फिर वो लड़की की तरफ देखकर कहता है कि राइस बॉल्स टेस्टी हैं। ये सुनकर लड़की के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लूफी ये सब दूर से देख रहा होता है और इसी मोमेंट पर उसे समझ आ जाता है कि जोरो असल में बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा इंसान है जो दूसरों के लिए खुद पेन टॉलरेट करता है। इसके बाद हेलमेपो वहाँ से चला जाता है और मरीन्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर कोबी धीरे से लूफी को बताता है कि टाउन का मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन है, जो बहुत क्रूएल और एरोगेंट इंसान बना जाता है। फिर हमें मरीन बेस के अंदर मॉर्गन का ह्यूज स्टैचू नजर आता है, जो क्लियरली शो करता है कि मॉर्गन खुद को कितना ग्रेट समझता है। इसके बाद लूफी डायरेक्टली जोरो के पास जाता है और उसे कैजुअली पूछता है कि क्या वो उसके पायरेट क्रू में आएगा। जोरो उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है और फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि वो पायरेट नहीं बनेगा। लूफी फिर भी स्माइल करता रहता है, जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि जोरो फ्यूचर में उसका क्रूमेट जरूर बनेगा। फिर हम देखते हैं कि कोबी मरीन बेस के अंदर चला जाता है, जहां एक्सीडेंटली उसे हेलमेपो की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। हेलमेपो मरीन से हंसता हुआ कहता है कि वो जोरो को कभी फ्री करने वाला ही नहीं था, बल्कि 30 दिन पूरे होते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता। ये बात सुनकर कोबी कम्प्लीटली शॉक में चला जाता है, क्योंकि जोरो इतने दिन सिर्फ इस उम्मीद में सरवाइव कर रहा होता है कि उससे आज़ादी मिल जाएगी। कोबी फौरन भागकर लूफी के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। जैसे ही लूफी ये सुनता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसकी स्माइल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है और वो सीधा डिसाइड कर लेता है कि अब वो जोरो को ज़रूर बचाएगा। कोबी नर्वस हो जाता है, क्योंकि मरीन बेस में घुसना बहुत डेंजरस होता है, लेकिन लूफी यूजुअल तरीके से बिल्कुल नहीं डरता। वो कैजुअली वॉल क्रॉस करता है और मरीन बेस के अंदर घुस जाता है। अंदर हर तरफ मरीन्स पेट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन लूफी बिना किसी फियर के अंदर मूव कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे एक रूम मिलता है जहां जोरो के स्वॉर्ड्स रखे होते हैं। जैसे ही लूफी स्वॉर्ड्स देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो स्वॉर्ड्स को उठाता है और कैजुअली अपने कंधे पर रख लेता है। इसी वक्त एक मरीन सोल्जर उसे देख लेता है और फौरन अलार्म बज जाता है। बेस के अंदर टेंशन स्प्रेड हो जाती है और मरीन हर तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। कोबी बाहर खड़ा पैनिक कर रहा होता है, जबकि लूफी अंदर बिल्कुल काम होता है, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। फिर एमरीन्स लूफी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। लेकिन लूफी के फेस पर अब भी कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो जोरो को फ्री करके रहेगा। और इसी टेंस मोमेंट के साथ वन पीस एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताना। बाय।